चलिए, एमपी एग्जाम स्पेशलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो हम एमपीपीएससी की एफएलटी हमारे इंस्टीट्यूट में चल रही है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से भी इसकी पीडीएफ फॉर्म में जो कुछ रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन हाँ, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यानी इसकी जो व्याख्या है वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। उसके लिए कोई पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाएगी, लेकिन हाँ, इसकी जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकता है टेलीग्राम से, आप वहाँ पे जाके इसकी ज्वाइन कर लें। और आपको डिस्क्रिप्शन देखने के लिए इसकी जो व्याख्या है, देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको जो व्याख्या है क्वेश्चनों की। तो जो क्वेश्चनों की जो व्याख्या है यहाँ पे देखिए, इनकी जो व्याख्या है वो आपको यहीं से यूट्यूब चैनल से मिलेगी। आपको इनके जो आंसर हैं वो यहीं मिलेंगे, पूरी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चनों की। तो इसके लिए आपको थोड़ा इस वीडियो को देखना होगा, और देखिए आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तभी जाके आपको, देखिए यहाँ पे हम एफएलटी जो है पेड एफएलटी है, आपको हम यूट्यूब के माध्यम से फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हो सकेगा संभव तो हम आपको दोनों ही जो पीडीएफ है वो कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की। तो टेलीग्राम से आप पेपर तो डाउनलोड कर ही सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, आप क्वेश्चनों को देख लेते हैं और एफएलटी को पूरी डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन की। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। और हम एक क्वेश्चन के माध्यम से, देखिए हमने जैसे कि आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बहुत, हमने हमारी जो इसकी व्याख्या है थोड़ी ज़्यादा रहती है, यानी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से लगभग 5-6 क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्किप ना करें। और आज का जो हमारी एफएलटी है, देखिए एफएलटी है हमारी, एफएलटी थर्ड है। इसमें टॉपिक टेस्ट चल रहे हैं हमारे, इसमें जनगणना एवं जननांग तथा सामान्य अर्थव्यवस्था संबंधित क्वेश्चन है। अगर आपने इस टेस्ट को लगा लिया तो निश्चित है आप एग्जाम में मैच भी कर सकते हैं, वहाँ से एक भी क्वेश्चन इस एफएलटी से बाहर नहीं जाएगा। हमने सारे, चाहे एमपी की जनगणना संबंधित हो, भारत की जनगणना संबंधित हो, सारा कंप्लीट करके यहाँ पे लिया है। और एमपी की कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो आप इसको स्किप ना करें, आप ध्यान से देखें। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए जनसंख्या का अध्ययन ऑप्शन दिए हैं, डेमोग्राफी कहलाता है, जियोग्राफी, जीव विज्ञान और कोटोग्राफी। तो देखिए जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है हमारा डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। और देखिए पृथ्वी का अध्ययन को, पृथ्वी की संबंधित जो घटनाएं हैं जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, तो उनका अध्ययन कहलाता है जियोग्राफी। जीव विज्ञान तो हम जानते हैं जीवों का, जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और कोटोग्राफी क्या है? देखिए कोटोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, अब हम इसकी देखते हैं व्याख्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है क्या? डेमोग्राफी। और देखिए दो तो हम आपको बता ही चुके हैं। डेमोग्राफी में मानव जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है जो समय और स्थान के साथ परिवर्तित होती रहती है। ठीक है। और जीव विज्ञान में किसका? जीवों का अध्ययन किया जाता है। और जियोग्राफी में पृथ्वी की संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और कोटोग्राफी विज्ञान विज्ञान की शाखा नहीं है। देखिए कोटोग्राफी जो है वह विज्ञान की शाखा नहीं है, तो इसके अंतर्गत किसी को अध्ययन नहीं किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें कितने सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर देखिए अलीराजपुर है, बालाघाट है, झाबुआ है या डिंडोरी है, जिसमें सबसे अधिक जो क्या है लिंगानुपात पाया जाता है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला वाला कौन सा है? इसका आंसर है बी, यानी बी का बात करें तो बालाघाट है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है, जिसका लिंगानुपात 1021 है। इसके बाद अलीराजपुर 1011 एवं मंडला 1008, यानी तीन जो जिलों का जो क्रम है घटते क्रम में सबसे अधिक है किसका? बालाघाट का 1021, इसके बाद अलीराजपुर है, और उसके बाद मंडला का नंबर आता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 3 जिलों के हमने देख लिए। देखिए क्या लिखा था? बालाघाट हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों के अवरोही क्रम को बताइए। अवरोही क्रम को बताना है हमें। ठीक है, तो अवरोही का मतलब क्या होता है? हमें किस क्रम में बताना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे होंगे? देखिए इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, सीधी, या फिर दूसरा है जबलपुर, सागर, रीवा, इंदौर, झाबुआ। अगला है इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा, या ग्वालियर, रीवा, इंदौर, जबलपुर, सागर। तो इसका अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दिखाना है। तो डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में दिखाना है। तो चलिए हम दिखा देते हैं। इसके आंसर की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा हमारा घटता क्रम है ना।
तो मध्य प्रदेश के 5 जिलों का जो अवरोही क्रम है घटता हुआ जनसंख्या की दृष्टि, यानी सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, इंदौर में पाई जाती है। इसके बाद जबलपुर में है 24 लाख, इसके बाद सागर में है 23 लाख, फिर भोपाल में है 23 लाख, इसके बाद रीवा में है 23 लाख। तो देख लीजिए यहाँ पे 23,60,000 है, यहाँ 23,78,000, यहाँ पे 23,68,000 है, और यहाँ पे 23,63,000 है। तो आप इनका घटता क्रम देख सकते हैं। तो इन जो जनसंख्या देख ली आप, इन्हीं के हिसाब से आप क्रम देख सकते हैं। तो कौन सा क्रम बन जाता है, हमारा आंसर बन जाता है हमारा यहाँ पे सी बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए, आप सोचेंगे कि एफएलटी में इतना समय क्यों लग रहा है। तो एफएलटी जो हम कर रहे हैं आपको प्रोवाइड, उसमें अगर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, है ना। तो ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को बस पढ़ते जाइए और आप समझते जाएंगे। पेपर को करने में भी हमें वहाँ पे लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, है ना। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी करने की, लेकिन हम आपको यहाँ पे व्याख्या भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसी के साथ में। तो आपको थोड़ा धैर्य से देखते रहना है और बिल्कुल स्किप ना करें। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मध्य प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों का आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम का मतलब होगा असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाना है, यानी बढ़ते क्रम में आपको दिखाना है, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो क्या है, न्यूनतम जनसंख्या वाली बात चल रही है यहाँ पे। देखिए, हरदा, आगरमालवा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी। आगरमालवा, हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी, या डिंडोरी, सिपरी और उमरिया, हरदा, आगरमालवा, या फिर ऑप्शन है डी हमारा डिंडोरी, सिपरी, उमरिया, आगरमालवा, हरदा। तो इन सभी में से हमें दिखाना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर क्या होगा। देखिए, 4 का हम आंसर देख लेते हैं। बढ़ता क्रम होगा हमारा, देखिए, आगरमालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग होकर अस्तित्व में आया था। देखिए, अभी जो आगरमालवा है वो जिला बना था 2013 में। तो कब बना था, 16 अगस्त 2013 को बना था। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी तैयार होगा इसका, इसीलिए हम बोलते हैं वीडियो को स्किप ना करें। देखिए, 51वां जिला बना कब बना, 16 अगस्त 2013 को। इसकी जनसंख्या उस समय 5.7 लाख थी। अतः हरदा से वर्तमान के अनुसार कम ही थी, है ना। वर्तमान में जो हरदा था उससे भी कम थी इसकी आगरमालवा की, इसलिए मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बन गया है कौन, आगरमालवा। अब क्रम की बात कर लेते हैं। देखिए, आगरमालवा की कितनी हो गई है 2013 के अनुसार अगर बात करें तो 5.70 यानी 5,70,000। और हरदा की कितनी है, 5,71,000। फिर उमरिया की है 6,40,000। और फिर श्योपुर की हमारी 6,80,000। और डिंडोरी की है 7,04,000। तो इस तरीके से जो जनसंख्या का जो क्रम है वो है। तो आप यहाँ पे आप हम बात करें कि आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हमारा आंसर है यहाँ पे बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब आगरमालवा पहले आ गया है तो आगरमालवा, हरदा, उमरिया, श्योपुर और डिंडोरी हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात क्या है। देखिए, 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात क्या रहा है, 951, 930, 933, 931। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 931। तो अब इसका हम आंसर देख लेते हैं और इसकी देख लेते हैं कि 2001 में हमारा जो लिंग अनुपात है वो कितना रहा था। देखिए, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 931। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 931 है जनगणना 2011 के अनुसार। और लिंग अनुपात का क्या अर्थ होता है, लिंग अनुपात का अर्थ होता है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कितनी संख्या है, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियां कितनी हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात बोलते हैं। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसका लिंग अनुपात राज्य के लिंग अनुपात के बराबर है। मतलब राज्य का लिंग अनुपात कितना है, 931 है। तो ऐसा कौन सा जिला है जिसका लिंग अनुपात 931 है। इंदौर है, रीवा है, भोपाल है या सागर है। देखिए, अब इसका आंसर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, बी, यानी मध्य प्रदेश के रीवा जिले का लिंग अनुपात 931 है, जो राज्य के लिंग अनुपात के बराबर है। राज्य का भी कितना है, 931, और रीवा का भी कितना है, 931। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रदेश का कौन सा जिला है जिसका लिंग अनुपात जो है राज्य के लिंग अनुपात के बराबर है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, रीवा आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नगरीय और ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, नगर की साक्षरता कितनी है और ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हैं।
कितने लिखे हैं? 70.4%, और 60.9, 82, 63, 70, 40, 90 और 30। तो इनको देख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमारा 7 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। यानी मध्य प्रदेश की नगरीय साक्षरता की बात करें तो 82.8% है, और ग्रामीण साक्षरता कितनी है हमारी? 60.9% है। और साथ ही मध्य प्रदेश की कुल जो साक्षरता की बात करें तो वो कितनी है? तो वो हमारी 69.3 यानी 69.32% हमारी कुल साक्षरता है। इस जिसमें नगरीय कितनी है? 82, और यहाँ पे 60 लिखा है, और ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 60.9%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 63 लिखा है, वहां पे ना कितना लिखा है? वहां पे 0 नहीं थी, वहां पे मिसप्रिंट होगा है लिखने में। तो 63 है, ठीक है। आप बी याद रखें ना। तो अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व तथा अधिकतम जनघनत्व वाले जिले क्रमशः निम्न में से कौन से हैं? देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बताना है, फिर उसके बाद कौन सा बनाना है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है और सबसे अधिक घनत्व किसका है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। देखिए, न्यूनतम की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको अधिकतम तो आप जानते हैं कि कौन सा है? भोपाल है। अधिकतम किसका है? भोपाल का। तो पीछे भोपाल आएगा, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ से डिंडोरी और भोपाल हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा ए है आंसर। मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी है, जिसका जनसंख्या घनत्व 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तथा और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? भोपाल जिला है, जिसका जनसंख्या घनत्व 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारा? किस वैज्ञानिक को जननांकी का पिता कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक को जननांकी का पिता कहा जाता है? गोइलार्ड को कहते हैं, रॉबर्ट माल्थस को कहते हैं, जॉन ग्रांट को कहते हैं, उपरोक्त ऐसे कोई नहीं। तो माल्थस ने सिद्धांत दिया था, और माल्थस को ही हम क्या बोलते हैं? जननांकी का जो जनसंख्या के संबंधित इन्होंने ज्यादा आंकड़े दिए थे। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देख लेते हैं हम। देखिए, जनसंख्या का अध्ययन किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, जननांकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1855 में गोइलार्ड ने दिया था, किंतु विधिवत रूप से इसे जॉन ब्रांट ने 1862 ईस्वी, यहाँ पे 1862 ईस्वी में शुभारंभ किया था। परंतु इसे एक सामाजिक विधान के रूप में कार्य करने का प्रमुख जो कार्य है वो किसने? जो नाम था रॉबर्ट माल्थस द्वारा किया गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? रॉबर्ट माल्थस। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जननांकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो गोइलार्ड ने किया था, है ना। और बात करें कि इसे जनसंख्या का जो नियमित और सामाजिक रूप से विधान के रूप में किसने काम किया इसको सही करने का, तो रॉबर्ट माल्थस ने किया था। तो इसका आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10वां। तो मध्य प्रदेश के 4 जिलों के नाम बताइए जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। उन 4 जिलों के नाम देखिए, अभी अब हमने देखा था वहां पे बालाघाट का जो लिंगानुपात वो सबसे अधिक था। तो वहां पे हमने 3 जिले और देखे थे जिनका लिंगानुपात कितना था, क्रम से हमने बताया था। तो अगर आपने उस क्वेश्चन को कर लिया तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, हम इनका क्रम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो उन 4 जिलों के नाम जो है हमारे, देखिए यहाँ पे बालाघाट का कितना है? 1031 है, 1021 है। अलीराजपुर का 1011 है, मंडला का 1008 है, और डिंडोरी का 1002 है। तो यानी 1000 से ऊपर 4 जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो वो कौन कौन से हो गए? बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 10वें का बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? बी वाला। बालाघाट, अलीराजपुर, डिंडोरी और मंडला, चीज हमारा बी वाला आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के 5 सबसे साक्षर जिले जो 5 सबसे साक्षर जिले का क्रम कौन सा होगा? सबसे जो अधिक साक्षरता जिनमें हो, उन 5 जिलों का क्रम बताना है हमें। सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे भी कम, इस तरीके से हमें बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। देखिए, 11 में ऑप्शन क्या दिए हैं? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट,
तो और इसके बाद इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, जबलपुर, इंदौर सीधी, और जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, बालाघाट। तो इसके आंसर देख लेते हैं हम। तो देखिए, सबसे अधिक अगर साक्षरता की बात करें हम, तो सबसे अधिक साक्षरता है जबलपुर में, ठीक है। फिर इसके बाद इंदौर में साक्षरता है, फिर इसके बाद भोपाल में, और बाद में है किसमें, बालाघाट में साक्षरता है। तो क्रम क्या बन गया हमारा, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, और आंसर क्या बन जाएगा हमारा 11वीं का ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ भी चुका है ना, पीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख आबादी, है ना। मध्य प्रदेश के कितने ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 1 मिलियन से अधिक है। 1 मिलियन से अधिक यानी 10 लाख से अधिक है। यहाँ पे 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो 4 है, 5 है, 9 है, 7 है। इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12वां है उसका आंसर देख लेते हैं। तो कितने हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ऐसे 4 शहर हैं, और 4 शहर कौन कौन से हैं, देखिए इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, और ग्वालियर है। जनगणना 2011 की बात चल रही है, अगर वर्तमान में आप बात करोगे तो और ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार जो 1 मिलियन से ऊपर वाले जो शहर हैं उनकी संख्या कितनी थी, हमारे यहाँ पे 4 थी। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 12वें का ए आंसर होगा, यानी कितने हैं ऐसे शहर, 4 हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का भी एकमात्र पूर्ण हिंदी भाषी साक्षर जिला कौन सा है। तो पूरा जो पूरी तरह से जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो वह साक्षर जिला कौन सा है। तो आप जानते ही हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, नरसिंहपुर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन तो देखने की जरूरत है ही नहीं है, सिंपल सा आंसर है इसका। तो फिर भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, नरसिंहपुर है एकमात्र है जो प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का भी है, और जहाँ पे सभी लोग पूर्णतः हिंदी भाषी साक्षर व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता तथा सबसे अधिक पुरुष साक्षरता जिले का क्रम निम्न में से कौन सा है। मतलब सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला बताना है, फिर सबसे अधिक पुरुष साक्षरता। तो देखिए, सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ पे है। देखिए, अगर आपने जनसंख्या को पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा तो आप इस टेस्ट को लगा लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं यहाँ से। तो देख लेते हैं हम इसका आंसर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। वैसे तो क्या आना है इसका, भोपाल आ जाएगा इसमें महिला साक्षरता में। चलिए हम देख लेते हैं फिर भी इसका आंसर, जैसे आपको अच्छे से याद रहे। देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, यानी महिला साक्षरता सबसे अधिक कहाँ पे है, भोपाल में। और सबसे अधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो इंदौर में है। और अगर आप कुल साक्षरता की बात करें कि भाई महिला और पुरुष दोनों में कुल साक्षरता में कौन है सबसे ऊपर, तो वो है जबलपुर आता है प्रथम स्थान पर, ठीक है। तो सबसे अधिक महिला कहाँ पे साक्षर है, भोपाल में। सबसे अधिक पुरुष कहाँ साक्षर है, इंदौर में। और महिला और पुरुष दोनों में सबसे अधिक जिला, सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, जबलपुर है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी वाला हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 वाले पे आते हैं। तो भारत के उन राज्यों का नाम बताइए जो सबसे अधिक साक्षर तथा सबसे कम साक्षर हैं। देखिए, भारत में चल रही है यहाँ पे, मध्य प्रदेश नहीं, भारत के। तो सबसे अधिक साक्षर और सबसे कम साक्षर। देखिए, सबसे अधिक साक्षर तो आप जानते हैं केरल। देखिए यहाँ पे केरल तो सभी में लिखा है ना। तो अब सबसे कम साक्षर वाला बताना है हमें। तो देखिए, सबसे कम साक्षर वाला कौन सा हो जाएगा, आंसर हो गया हमारा यहाँ पे ए, 15 का आंसर। यानी केरल की साक्षरता सबसे अधिक है। और यहाँ पे महिला अगर बात करें कि सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ है, तो भी केरल में है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है, तो भी केरल में ही है। और कुल साक्षरता सबसे अधिक कहाँ है पूरे भारत में, तो भी केरल में ही है। 3 क्वेश्चन का एक आंसर यहाँ पे बनता है। अब बात करते हैं, देखिए भारत का बिहार राज्य सबसे कम जन साक्षरता वाला जिला जो राज्य है ना, जहां पर स्त्रियों की साक्षरता कितनी है, 51.5% है। और पुरुषों की साक्षरता सबसे कम कितनी है, 71% है। तो अगर बात करें कि सबसे कम जो महिला साक्षरता, तो भी यही है, पुरुष साक्षरता तो भी यही है, ठीक है। और इस प्रकार सभी भारत के जो राज्यों की तुलना में बिहार राज्य की जो साक्षरता है वो सबसे कम हो जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर, हमने कौन सा देख लिया, बिहार और केरल, ठीक है। सी वाला हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं, देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जनगणना 2011 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है, देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य नागालैंड है। भारत का
सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो तीनों कथनों को आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सही है, आपको देखना है। केवल एक सही है, केवल तीन सही है, एक और दो दोनों सही हैं, केवल एक और तीन सही है, या फिर केवल दो सही है। तो आपको आंसर इसमें देना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई आंसर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ई को जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे लिखने की। तो हम देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ABCD आते हैं ना। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं डी, किसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक और तीन सही हैं, एक और तीन सही हैं, ठीक है ना। लेकिन एक और तीन वाले कौन से कथन है? देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएंगे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ये बात सही है। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा जा चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य नागालैंड है। नहीं, सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है हमारा, वो है हमारा सिक्किम है। लेकिन नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 10 की जनसंख्या में क्या हुआ है, जो 10 की जनसंख्या इसकी घटी है, यानी इसमें जनसंख्या का ह्रास हुआ है, जनसंख्या घटी है यहाँ की। तो इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए देखिए, जिसकी जनसंख्या नागालैंड, देखिए भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, ना कि नागालैंड। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या घटी है, अर्थात जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक रही है। किसकी? नागालैंड की। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन यह बन सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक रही है? अर्थात 10 की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक किस राज्य की रही है? सबसे अधिक। कम तो हम बता चुके हैं आपके लिए किसकी रही है, अभी देखा था नागालैंड की रही है, वो ऋणात्मक रही है। अब क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य की रही है? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। देखिए क्या लिखा है ऑप्शन? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, बिहार। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है। और कितनी रही है वृद्धि? 27.9% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व की बात चल रही है, क्वेश्चन आया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। वृद्धि किसकी है? वृद्धि है हमारी मेघालय की। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। देखिए, निम्न प्रश्नों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब इन जो कथन है उनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। 3 सही है, 1 गलत है इसमें से। जनगणना 2011 के संबंध में बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देखो अभी हमने इसके ऊपर जो व्याख्या देखी थी उसमें देखा था ये क्वेश्चन। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगला है भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य राजस्थान है। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। तो इसमें से 1 गलत है और 3 सही हैं। तो कौन सा गलत है वो हमें दिखाना है। तो हम इसका जो 18 है उसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कहाँ पे लिखा था? राजस्थान। तो राजस्थान नहीं है, वहां पे कौन है? हरियाणा है। तो देखिए हरियाणा जो राज्य था उसने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी उन्होंने वहां पे चलाई थी, है ना। तो आपको याद रखना है। और हरियाणा की बात करें तो और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, हम बताएंगे आपके लिए। अब केरल का जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है। यहाँ पे कितने हैं? 1084 यहाँ पे लिंगानुपात रहा है किसका? केरल का। तो हमारा आंसर क्या बन गया? यहाँ पे सी बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 3 आपके लिए क्वेश्चन बन गए कि बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन हो गया? सिक्किम हो गया। और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके बाद जो गलत था वो हमने देख लिया, राजस्थान गलत है, लेकिन हमें याद कर रखना है हमें राजस्थान नहीं है, क्या बन गया वो? हरियाणा है। तो न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का है हमारा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है? मध्य प्रदेश का लिंगानुपात जिसका सबसे कम है वह जिला कौन सा है? बालाघाट है,
भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए क्या है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का, बी वाला आंसर है हमारा। यानी मध्य प्रदेश का भिंड जिला सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। इसका लिंग अनुपात 837 है। बालाघाट का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख ही चुके हैं बालाघाट का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, लेकिन कम किसका है, हमारा भिंड का है। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया हमारा, बी वाला इसका आंसर हो गया। अब लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। देखिए मध्य प्रदेश के 3 जिलों का नाम बताइए जिनके लिंग अनुपात सबसे कम है। देखिए भिंड का हमने देखा सबसे कम है, तो भिंड यहाँ पे भी है और डी वाले में भी है। आप एलिमिनेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, लेकिन आपको 2 तो पक्के हो गए कि ए आंसर हो सकता है या फिर आंसर डी हो सकता है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं इसके आंसर। तो देखिए व्याख्या क्या है हमारी क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए भिंड का सबसे कम है, इसके बाद नंबर आता है किसका, मुरैना का 840 है। इसके बाद नंबर आता है ग्वालियर का 864 है। तो इस प्रकार क्रम बन जाता है क्या, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। ठीक है, सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले, सबसे अधिक सबसे कम किसमें, भिंड में, मुरैना और फिर ग्वालियर। हमारा आंसर क्या बन गया इसका, ए आंसर बन गया हमारा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए जिसकी जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है जनगणना 2011 के अनुसार। यानी 10 की वृद्धि सबसे अधिक रही हो, जहाँ पे वृद्धि 10 साल में यानी 2001 से लेकर 2011 में जिसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई जनसंख्या में, उस जिले को बताना है। तो भोपाल है, इंदौर है, बालाघाट है या जबलपुर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्याख्या क्या है, बी है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर जिला सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। वर्ष 2011 में 2001 से 2011 तक इसकी वृद्धि कितनी रही है, 32.5% जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसके बाद दूसरे स्थान पर किसका नंबर आता है, झाबुआ का आता है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है, 30.9% रही है। आप बहुत सारा पढ़े हैं, इससे अच्छा है आप एक वीडियो को ही बड़े ध्यान से और बिना स्किप किए हुए देख लें, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपकी सारी जनगणना से संबंधित क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था संबंधित क्वेश्चन, जननांग संबंधित क्वेश्चन, सारे जो क्वेश्चन हैं आपके कवर हो जाएंगे। भारत के हैं, मध्य प्रदेश के सारे। तो आप एक बार एक वीडियो को अच्छे ध्यान से देख लीजिए, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको बार बार पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार वीडियो अच्छे से देख लीजिए, आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी जनगणना, और बार बार आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। और जनगणना से क्वेश्चन आए भी हैं, हमने आपको दिखाए हैं। आप चाहें प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। अब हम देख लेते हैं। देखिए 21 हो गया हमारा, 22 को क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है। देखिए अभी हमने देखा था अधिक वृद्धि वाला, अब देख रहे हैं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला। अभी 22 क्वेश्चन हुए हैं, हम सारे सेगमेंट को, सारे एरिया को कवर कर रहे हैं। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है, इंदौर है, अनूपपुर है, बैतूल है या छिंदवाड़ा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं 22 का। देखिए 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला, यानी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो 10 की वृद्धि रही है सबसे कम कहाँ पे हुई है, अनूपपुर में हुई है। इसके बाद बैतूल, फिर छिंदवाड़ा का स्थान आता है, यानी सबसे कम बैतूल की है। इसके बाद 12.9 के साथ बैतूल आता है दूसरे नंबर पे, फिर आता है हमारा छिंदवाड़ा 13.1% के साथ। अब 22 के बाद 23 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए 23 देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, नवीनतम तथ्यों के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। नवीनतम तथ्यों की बोली है यहाँ पे, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि जनगणना 2011 को आधार माना जाए तो, ठीक है, नवीनतम तथ्यों के आधार पर। ठीक है, और किसको मानेंगे आधार, जनगणना 2011 को। आगरमालवा है क्या, निवाड़ी है, हरदा है या उपरोक्त सभी सही हैं। तो आपको इनमें से बताना है। तो देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन ऊपर देखा था, तो उसी के साथ में अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में एक नवीन जिला बना है ना, 51वें के बाद नवीन जिला बना था कौन सा, 52वां। वो कौन सा, निवाड़ी। कहाँ से अलग हुआ था, टीकमगढ़ से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, टीकमगढ़ से। कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2018 को हुआ था। कौन सा जिला बना मध्य प्रदेश का, 52वां जिला बना। और इसकी ही जनसंख्या सबसे कम है, कितनी है, मात्र 20,711 इसकी जनसंख्या है। अतः हाँ, नवीन तथ्यों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो हमारा है निवाड़ी बन गया है। अब बात करें कि इसके बाद क्रम किसका आता है, आगरमालवा का आता है। और तीसरे नंबर पर पहुंच गया है हमारा हरदा,
पहले है, पहले नंबर पे था, अब तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की जिलों की संख्या 52 है वर्तमान में। 30 जो 53वां जिला है नागदा, वो भी प्रस्तावित है, बना नहीं है अभी। ठीक है, जब बनेगा तब आपको बता देंगे हम। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला बताइए। सबसे अधिक जहाँ पे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है तो वो कौन सा है? धार है, भिंड है, बड़वानी है, दतिया है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। ठीक है, अब 24 का आंसर देख लेते हैं हम। देखिए 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का धार जिला जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या रहती है, कितनी रहती है? 12.2 लाख, 12,22,000 यहाँ पे जनसंख्या रहती है। ठीक है, कहाँ पे? धार में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? धार। इसके बाद बड़वानी का स्थान आता है, इसके बाद झाबुआ का स्थान आता है। तो 3 आपको यहाँ पे क्रम भी याद रख सकते हैं चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा यहाँ पे है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला देख ही लिया हमने। अब 25 देख रहे हैं हम। देखिए 25 देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए 25 वाला हमारा क्या है? मध्य प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत है। देखिए अभी यहाँ पे लिखा है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। वहां पे जनसंख्या थी, यहाँ पे प्रतिशत शब्द जुड़ गया है। इन छोटे छोटे शब्दों से ही हम क्वेश्चन एग्जाम में जाके गलत कर आते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रतिशत लिखा है। जनजाति का प्रतिशत बताना है कि किस में प्रतिशत सबसे अधिक है जनजाति का। तो धार है, बड़वानी है, डिंडोरी है, अलीराजपुर है। तो देखिए धार तो जनसंख्या में था, तो जे वाला तो आंसर होना नहीं हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अलीराजपुर हो जाएगा। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, अलीराजपुर ही है क्या 25 का आंसर। तो देखिए हमारा क्या होगा? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला अलीराजपुर है ना, जिसमें 89% जनसंख्या निवास करती है। किसकी? अनुसूचित जनजाति की 89% जनसंख्या हमारी यहाँ पे रहती है। ठीक है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला धार है, जो हम पहले ही देख चुके हैं ऊपर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। 26 में क्या है यहाँ पे देख लीजिए। 26 में हमारा है यहाँ पे 26 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उन जिलों का समूह बताइए जिसमें सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या जनजाति जनसंख्या है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। ठीक है, फिर सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत पाई जाती है। देखना क्वेश्चन कितना लिखा है यहाँ पे तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या के बारे में पूछा है, और यहाँ पे सर्वाधिक न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत पूछा है। तो आपको उन जिलों का वो बताना है आपके लिए कि कौन कौन से हैं। तो अभी हमने देखा था क्या हो जाएगा, न्यूनतम वाला बोला है तो, और सर्वाधिक प्रतिशत वाला बोला है। तो इसका आंसर देख लेते हैं 25 का, 26 का। 5 का तो देख लिया है ना हमने। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या है? यहाँ पे भिंड में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है भिंड में, और सबसे कम प्रतिशत की बात करें तो वो मुरैना में पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा? भिंड तथा मुरैना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सुमेलित करना है आपको, है ना, कि कौन सा किसका जिला किसके साथ सहयोग है। ठीक है, सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तथा सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला आपको बताना है। ये एक ही क्वेश्चन है ना, सी वाले में 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम आंसर देख लेते हैं इसका। तो देखिए आपको इन तीनों में से आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि किसका आंसर क्या होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है आंसर। तो देख लीजिए, हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का, 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सही मिलान क्या हो जाएगा? ए का 3 है, बी का 1 है और सी का 2 है, यानी 3 1 2। अब हम इसका आंसर मैच कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए 3 का मतलब क्या हो गया? सर्वाधिक एससी की जो जनसंख्या है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? जाति की इंदौर में। 3 के बाद क्या था? 1
सर्वाधिक एससी यानी अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत किसमें है? उज्जैन में। और उसके बाद 2 नंबर का लिखा था, यानी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तथा सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? झाबुआ। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3, 1, 2, यानी ए वाला हमारा इसका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। अब 28 देख लेते हैं हम। देखिए 28 क्या है हमारा? भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? पहली बार जनगणना भारत में किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कार्ल मार्क्स और लॉर्ड मेयो, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा? पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। ये नहीं पूछा कि नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले ही तो सभी टीचर आपको बता ही रहे हैं कि हमें गलती क्या कर आते हैं एग्जाम में। अगर हमारा रह जाता है तो हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते या ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ते, हम जल्दी में रहते हैं। जल्दी में रहने के कारण ही आपसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और आपका 1 या 2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए या तो आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, डीप में पढ़ें, एक एक क्वेश्चन को समझें, एक एक शब्दों को समझें, उनके अर्थ को समझें। या फिर अगर आप नॉर्मली जाना चाहते हैं एग्जाम देने तो फिर चले जाइए। जो सिंसियर स्टूडेंट है वो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, आंसर को ध्यान से पढ़ते हैं, जो टीचर उन्हें पढ़ा रहा है उसको वो ध्यान से सुनते हैं। अगर हम एफएलटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल इसको एक एक शब्द को सुने ध्यान से, जिससे आपको समझ में आ सके अच्छी। एक बार ही तो देखनी है, बार बार तो आपको जनगणना को याद नहीं करना कि आप फिर से बैठ गए करने के लिए उसी को याद करने। तो एक बार पढ़ना है तो एक बार हम ऐसा प्रयास करें कि एक ही बार हम पढ़ें और अपना 100% देकर पढ़ें, जिससे हमें पूरा याद हो सके। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो नियमित जनगणना किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम 28 का। 28 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। इसके बाद जनगणना की जो नियमित शुरुआत है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी 1881 से। तो 2 क्वेश्चन है हमारे यहाँ से भी कवर हो रहे हैं। अब देख लेते हैं 29 देख लेते हैं। देखिए किस प्राचीन साहित्य में जनगणना का प्रथम बार उल्लेख मिलता है? कौन सा ग्रंथ है जिसमें जनगणना का उल्लेख दिया गया है? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सोमवेद में, अथर्ववेद में? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। देखिए 29 का हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्राचीन जो वेद है हमारा ऋग्वेद में जनगणना का उल्लेख किया गया है। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद पहला वेद है जो पदात्मक लिखा गया है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूत्र हैं और इसमें लगभग 11,000 मंत्र शामिल किए गए हैं। तो ऋग्वेद में हमें जनगणना का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। हमारे प्राचीन जो साहित्य है वो बहुत ही समृद्ध है, आप उसको पढ़ें तो सब कुछ वहाँ से जो वैज्ञानिक है वहाँ से उसको रिसर्च करते हैं। और चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, भारत की जनगणना 2021 कितने चरणों में संपन्न होगी? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन इसको बनने के चांसेस हो सकते हैं। देखिए क्योंकि अभी जनगणना 2021 की हुई नहीं है, तो कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में होगी, 3 में होगी, 7 में होगी या 5 चरणों में होगी? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। देखिए जनगणना 2011 की 2 चरणों में संपन्न होगी। कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में हमारी जनगणना 2021 संपन्न होगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 11 मई 2000 को, 11 मार्च 2000 को, 11 मई 2001 को और 15 मार्च 2001 को। तो कब घोषित की गई थी? उसी दिन हम मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस भी मनाते हैं। तो कब घोषित की गई थी? तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कब घोषित की गई थी? 11 मई 2000 को घोषित की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार यानी राज्य सरकार 11 मई को जनसंख्या दिवस के रूप में भी मनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 11 मई 2000 को ए वाला आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एसटी का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए जनजाति है, अनुसूचित जाति है, यानी एससी का प्रतिशत कितना है कुल जनसंख्या में? देखिए क्या लिखा? सुमेलित कीजिए मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या के संबंध में। कुल जनसंख्या के संबंध में प्रतिशत को सम्मिलित करना है हमें। अगला लिखा है कुल
SC और ST की जनसंख्या को जोड़ दें तो कितना हो जाता है, और कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो बहुत सरल है इसका आंसर, तो आप बता ही सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या वाला जिला है, तो मतलब राज्य है, तो कौन सी हो जाएगी, पहले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 21.1। दूसरे यानी अनुसूचित जाति कितनी हो जाएगी 15.6, और दोनों को जोड़ दीजिए आप, दिया जाएगा 36 वाला 36.71। कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें कितनी हो जाएगी 72.3, और कुल शहरी जनसंख्या की बात करें तो 27.6 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सही से सुमेलित कर लीजिए, यहाँ पे आप देख लेना कि ABCD कहाँ पे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, 33वां हम। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 236 है, 382 है, 196 है, या फिर 336 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा A इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस वाले का हम तो आंसर देख ही चुके हैं। अब हम देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व। देखिए मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 है, और 2001 में जनसंख्या घनत्व कितना था 196 प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो जिसमें 40 अंकों की वृद्धि के साथ 2011 में कितना हो गया है 236 हो गया है। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 33 हो गया, 4 को देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात क्या होता है, 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके समूह जो है उसको ही हम क्या बोलते हैं, शिशु लिंगानुपात बोलते हैं। तो वो कितना है 937 है, 920 है, 932 है, 918 है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं 34वें का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा A यानी 918 है। क्या हो जाएगा हमारा शिशु लिंगानुपात कितना है 918। तो अब हम यहाँ पे देख लेना कि 918 कहाँ पे है, D है आंसर इसका, है ना, A नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा 918। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात एवं सर्वाधिक न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, सबसे अधिक वाला बताना है कि शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक किस जिले में है, फिर सबसे कम जिला वाला बताना है कि सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किस जिले में है। ठीक है, तो वो बताना है हमें, अलीराजपुर मुरैना अलीराजपुर, बालाघाट भिंड, या भिंड बालाघाट। तो 35 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे A यानी अलीराजपुर का लिंगानुपात सबसे अधिक है, शिशु लिंगानुपात 978, और मुरैना का सबसे कम है, कितना है 929 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36वां देख लेते हैं क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण साक्षरता तथा नगरीय साक्षरता कितनी प्रतिशत है। तो ग्रामीण साक्षरता हम देख ही चुके थे और नगरीय साक्षरता को देख चुके थे। अगर आपको अच्छे से याद हो तो देखा था हमने 63.9 और 82.8 देखा था। ठीक है, तो वहीं से हमारा कवर हो गया था ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए 63.9 और शहरी साक्षरता कितनी है 82.8। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37 को देख लेते हैं। तो 37वें का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी में क्या लिखा है, मुरैना और अलीराजपुर। तो मुरैना का सबसे कम है, और मुरैना का क्या है, देखिए मुरैना योग बताइए क्या लिखा है, जनगणना 37वां देख रहे हैं हम, अरे नहीं ये तो देख चुके हैं हम दोनों, 37 पे आ गए थे हम। तो 37 का आंसर क्या होगा, बी हो गया कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात कितना है। तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 936 है, और शहरी लिंगानुपात कितना है 918 है। ये 37वां था हमारा, है ना। अब हम देख लेते हैं 38वां। मध्य प्रदेश की प्रथम बार जनगणना कब हुई थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1881 में, 1956 में, 1947, 2000 में। अब देखिए मध्य प्रदेश कोई अलग से तो था नहीं, तो कि मध्य प्रदेश की जनगणना 1956 में शुरू हुई। जब शुरू 1881 में हुई थी तो उस समय मध्य प्रदेश की भी हो गई होगी जनगणना, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 38 का, हमारा 38 का आंसर बन जाएगा हमारा ए, यानी मध्य प्रदेश की प्रथम बार जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। तब जनगणना लगातार तब से प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, और इसके बाद 15वीं जनगणना अभी संपन्न हो चुकी है, और स्वतंत्र भारत की वह कौन सी जनगणना थी, 7वीं जनगणना थी। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना कि 1956 में मध्य प्रदेश की जनगणना हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी भारत की हुई थी तो उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था, तो उसी समय मध्य प्रदेश की पहली बार जनगणना भी हो गई होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए मध्य प्रदेश के जिलों में जनगणना का कार्य करवाने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है। देखिए जिलाधीश होता है,
कमिश्नर होता है, पटवारी होता है या तहसीलदार। देखिए किसी भी जिले की बात करें तो वहाँ का कलेक्टर होता है यानी डीएम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जिलाधीश बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13 आने के बाद 40 को देख लेते हैं अब हम। देखिए सबसे अधिक कुपोषित राज्य के रूप में भारत का कौन सा राज्य जाना जाता है, सिंपल सी बात है, मध्य प्रदेश ही है ना। तो सबसे अधिक कुपोषित राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और अगर बात करें प्रतिशत के रूप में तो लगभग 48 कुछ समथिंग जो इसकी कुपोषण दर है वो है। और शायद अब 54 हो गई थी, देखते हैं डेटा के अनुसार क्या रही है। तो कौन सा नंबर का देखना है हमें, हमें देखना है 40वां क्वेश्चन। तो देखिए कुपोषित बच्चों की जो संख्या का लगभग प्रतिशत कितना है, 42% जो बच्चे हैं वो मध्य प्रदेश से आते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को कुपोषित राज्य कहा जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 41वां क्वेश्चन। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। देखिए कुपोषित राज्य मध्य प्रदेश है, तो सिंपल सी बात है कि मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर होने वाली है। जैसे हमने बोला था कि 48 या 54, तो वो यहाँ पे शिशु मृत्यु दर ही थी यहाँ पे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा 41 का मध्य प्रदेश। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या जो है, हाँ है, देखिए मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर 48 प्रति हजार है। मृत्यु दर को किस में मापते हैं, प्रति हजार में मापते हैं। आप हजार पे नहीं मापते, प्रति हजार में मापते हैं, प्रति 10,000 में। 10,000 में जो शिशु जीवित रह गए हैं, जो शिशु जिनकी मृत्यु हो गई है उनको शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। तो वो कितनी है, 48 है, और वह भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। निम्नलिखित में से किसे जनसांख्यिकीय अध्ययन का पिता कहा जाता है। जनसांख्यिकीय अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को, लॉर्ड मेयो को, आर्यभट्ट को, जेम्स क्रांत को। अब थोड़ा सा भी दिमाग लगा के आराम से बता सकते हैं, इसका आंसर एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं हम इनको। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए शिशु मृत्यु दर को मापने का आधार, अच्छा क्वेश्चन नंबर 42 रह गया कि शिशु मृत्यु दर को मापने का आधार क्या होता है। देखिए शिशु मृत्यु दर को मापने का आधार 1000 होता है। इसका अर्थ है कि 1000 जीवित बच्चों पर मरने वालों की संख्या कितनी है, 48 है। ठीक है, कितनी है, शिशु मृत्यु दर को मापने का आंकड़ा कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो वहाँ पे 10,000 की जगह 1000, वहाँ पे 10,000 में 48 बच्चे खत्म हो जाते थे, हमने देखा था। तो वहाँ पे भी 10,000 की जगह 1000 ही आना है, आप 1000 ही कर लें वहाँ पे ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 48 है ना। 42वां क्वेश्चन जो था। और अब हम देख लेते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किसी जनसांख्यिकीय अध्ययन का पिता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को जनसांख्यिकीय अध्ययन का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस सिंपल से क्वेश्चन में भी बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि अभी जिलों का कुछ जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे उन्हें 2 को मिला के 1 कर दिया गया है, और राज्य को तोड़ के अलग कर दिया गया है। तो इसलिए हमने क्वेश्चन रख दिया, क्योंकि जनगणना के साथ, जनगणना अगर होती है जननांकी का अध्ययन, तो वहाँ पे जो क्षेत्र हैं और जो राज्य हैं और जो जिले हैं उनका बड़ा महत्व होता है। तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44 का। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में, भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कौन से हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि दादर व नागर हवेली और दमनदीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। इस कारण से हमें क्या हो जाती है, जो 28 तो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है तथा भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है। जनसंख्या घनत्व बताना है पहली बात। तो दूसरी बात है हमें कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक है, मर्ज करके 2 क्वेश्चन बनाए हैं। 45 का आंसर देख लेते हैं हम। देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करें, भारत का 382 है, और भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, कितना है, 17.5% है। अब हम देख लेते हैं 45 के बाद 46।
देखिए, भारत का लिंग अनुपात कितना है जनगणना 2011 के अनुसार? तो कितना है लिंग अनुपात भारत का, बताइए आप। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? इसका लिंग अनुपात है भारत का कितना? 943। और जनगणना 2011 के में कितना था? 933 था, जो बढ़ के कितना हो गया है 2011 के अनुसार? 943 हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं कौन से पे? क्वेश्चन नंबर 47 पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता कितने प्रतिशत है, जिसमें पुरुष तथा महिला साक्षरता का क्रम कितना है? देखिए, 11 के अनुसार साक्षरता का क्रम बताना है किसका, कि पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 47 का हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी पुरुष साक्षरता 80.9 है और भारत की महिला साक्षरता 64.6% है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 48, हम जो एफएलटी आपको दो भागों में प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि एक भाग में अगर बात करें तो 2 घंटे की वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हम 2 पार्ट में दे देंगे, 50 क्वेश्चन अभी दे देंगे आपके लिए और 50 क्वेश्चन बाद में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। 2 क्वेश्चन के बाद अगली पार्ट 2 डाल देंगे, जिसमें क्योंकि हम अगर आपको अलग क्वेश्चन पेपर देंगे और फिर डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो वहाँ पे भी आपको 2 पार्ट बनने वाले थे। हमने सोचा कि क्वेश्चन के साथ में ही आपको इसकी व्याख्या दे देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे आपको डाउट भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे हम जो व्याख्या है वो प्रोवाइड कर ही रहे हैं साथ में। ठीक है, तो पार्ट ए में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, अगले पार्ट में फिर से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसको भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं 48 क्वेश्चन। जनगणना 2011 के आधार पर भारत की ग्रामीण जनसंख्या तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण का प्रतिशत कितना है और शहरी का प्रतिशत, ये तो हम देख ही चुके हैं। अब हम देखते हैं 49 का क्वेश्चन नंबर। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, हम देख चुके थे उत्तर प्रदेश था। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला देख चुके थे हम, कौन सा था? सिक्किम था। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला देख चुके थे हम, क्या था? मेघालय। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला हम देख चुके थे, कौन था? नागालैंड था, ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य देख चुके थे, कौन सा था? केरल था। तो आप यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, देखिए बार बार यहाँ पे एक साथ बहुत सारे क्वेश्चनों को मर्ज करके एक इसलिए बनाया जैसे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आप इन क्वेश्चनों को भूले ना, है ना। ऊपर आपने क्वेश्चन पढ़े या एक साथ यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन का संयोजन दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा जो 50 वाला। इसके बाद पार्ट 2 में आपको लिए 51 से मिल जाएंगे 100 तक, और उसकी व्याख्या भी आपको साथ में जिस तरीके से इसमें मिली है उसी में आपको मिल जाएगी। आप कमेंट करके बताएं, आप ऐसे चाहते हैं कि अलग अलग पेपर, चाहते हैं कि आपको अलग पेपर में क्वेश्चन पेपर अलग रखें और आंसर अलग रखें? तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि सर क्वेश्चन अलग वीडियो में बनाइए और आंसर अलग वीडियो में बनाइए। तो आप बोलेंगे तो हम वैसा भी कर देंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं और आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी, और जो हम पूरे 25 टेस्ट ही प्रोवाइड करवाएंगे इस पर। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आपको पता लग सके कि वीडियो कब अपलोड हुई है। ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी इसकी। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं 50 जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य। इस तरीके से आपको बताने हैं। और इसका आंसर हमारा 50 का आंसर और देख लेते हैं, हम देख लिए 50 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? CDBEA। इस तरीके से हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो कौन सा ये तो 49 का था, 50 वाला देख रहे हैं ना, DABEC। तो देख लीजिए आप इसका आंसर डी, मतलब पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर देखिए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार। डी हो गया। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला कौन सा है? ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित नगरीय जनसंख्या वाला महाराष्ट्र है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला अपना मध्य प्रदेश है। तो इस तरीके से हमारा 50 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अगले 50 क्वेश्चन की व्याख्या शायद प्रोवाइड कर देंगे 51 से। अगर आप कमेंट करेंगे कि सर एक वीडियो में ही आप भले ही 1 से 2 घंटे की बन जाए, तो आप कमेंट करके बताएं, तो हम एक ही वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे 100 क्वेश्चन और उसकी व्याख्या। देखिए, आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि आप FLT को सॉल्व करते हो तो वहाँ पे भी 2 घंटे लगते हैं। तो हम आपको यहाँ पे अगर सॉल्व करवा रहे हैं तो हमें भी ऑब्वियस सी बात है 1 घंटे तो लगना ही है, 1 से 2 घंटे लगना है ना। तो आप कैसे भी करो तो आपको इतना टाइम तो देना पड़ेगा। तो आप अच्छे से पढ़ें और इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करते रहें, याद कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को जला के ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपके लिए बहुत सारी आपके नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। मेंस की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं हम। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।